दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तापस भट्टाचार्य और आज हम बात करेंगे बिग कैट अलायंस समिट की, जो पहली बार भारत में हो रहा है। और बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। सर, दूरदर्शन में बात करने के लिए सबसे शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज हम हैं यहाँ पे गिर में, और एशियाटिक लायंस का ये घर है। दुनिया भर में हम देख पा रहे हैं कि जो तादाद है नीचे जा रही है, लेकिन गिर जो है ये अपने आप में एक दिलचस्प एग्जाम्पल है कि किस तरीके से यहाँ पे भारत में ये नंबर जो है ऊपर जा रहे हैं। ये कैसे? देखिए, गिर दुनिया में एक बड़ा एग्जाम्पल है कंजर्वेशन का। आप सही कह रहे हैं कि लॉयंस जो है ये अफ्रीकन लॉयंस है और एशियाटिक लॉयन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एशियाटिक लॉयन का एकमात्र स्थान अब गिर ही रह गया है और अफ्रीकन लॉयंस की भी संख्या में कमी आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उस समय यहाँ पर एक बड़ा विषय उठा था और इस क्षेत्र में भी एशियाटिक लॉयन की संख्या पे संकट और प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। लेकिन उनके उस समय जो उन्होंने प्रयास करवाए थे, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी संख्या में दुनिया में एक उदाहरण के रूप में वृद्धि हुई है और एक बहुत अच्छे तरीके से जहाँ पर पोचिंग को रोका गया, वहीं उनका साइंटिफिक कंजर्वेशन किया गया और इस पूरे एरिया की जो लगभग 1100 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया और 350 किलोमीटर का जो रिज़र्व किया गया यहाँ पर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, उनका जो प्रे एरिया है उसके लिए, फिर वेटरनरी जो वाइल्ड लाइफ में चाहिए उसके लिए। आपने ये कहा होलिस्टिक जो एफर्ट है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे बात होती है कि लॉयंस जैसे गिर एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर रहा है। ये एग्जाम्पल्स जो है, ये जो मानक आपने अभी जितनी सारी बातें की, ये जो मानक है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईबीसीए के से जो पहला सेशन है उसमें उसके साथ ये मानक भी एक तरह से आगे लेके जाएंगे? आईबीसीए में जो दुनिया के 7 बड़े बिग कैट्स हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो 7 बिग कैट्स हैं उसमें से 5 तो भारत में है। गुजरात में लॉयन है। देश में 58 से ज़्यादा हमारे टाइगर रिजर्व एरियाज़ हैं। तो दूसरा टाइगर है, तीसरा लेपर्ड है जिसकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, चौथा स्नो लेपर्ड है और जो हमारा हिमालयन रीजन है, लद्दाख से लेकर के और ये जो पूरा अरुणाचल तक का ये जो पूरा एरिया है, इसमें स्नो लेपर्ड का एक बहुत बहुतायत हमारे पाई जाती है। और पांचवा, भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में एक अभूतपूर्व उदाहरण भी दिया है कि हमारे यहाँ से 1950-60s में चीता जो था वो एक्सटिंक्ट हो गया था। अब दुनिया में ज़ू में तो चीते रखे जाते हैं, लेकिन आज तक उसका इंटर कॉन्टिनेंट वाइल्ड लाइफ में ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। हम लोग नामीबिया से चीता लेके आए, साउथ अफ्रीका से चीता लेकर के आए और अब तो वो 3rd जनरेशन भी आ गई है। तो चीता कंजर्वेशन का प्रोग्राम में उनकी यहाँ के हिसाब से एडेप्टेबिलिटी होना और उनका जो वो अपना वाइल्ड लाइफ में किल करते हैं, रहते हैं, हैबिटेट बनाते हैं, हैबिटेट के साथ अपने आप को समायोजित करते हैं, तो उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका रहती है। बाकी जो 2 बड़े बिग कैट्स हैं, जगुआर और प्यूमा, वो तो लैटिन अमेरिका के देशों में पाए जाते हैं। लेकिन इन जो बिग कैट्स हैं, इनका संरक्षण जो है ये हाईएस्ट प्रेडेटर है। एक जो चैन है उसमें सबसे ऊपर आते हैं, एपेक्स प्रेडेटर जो एपेक्स प्रेडेटर है, तो ये सबसे ऊपर के स्तर पे है। इसका मतलब जो नेचर की बनाई हुई जो चैन है वो अगर सरवाइव कर रही है तो फिर ये लोग भी सरवाइव करते हैं और ये नेचर के को एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। देखिए, इवन ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल्सो लिविंग विद नेचर, हम इसके ऑनर नहीं हैं। तो जिसने जो नेचर की रचना है, इसके को एग्जिस्टेंस को जानना, इसमें सभी के लिए स्थान रखना, इसमें सभी के को एग्जिस्टेंस को आगे बढ़ाना। आज मनुष्य ने एक बहुत बड़ी तरक्की करी है। आज उसके पास
डिजिटल एम्पावरमेंट आया है, साइंटिफिक एम्पावरमेंट आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, इवन बायोडायवर्सिटी से मेडिसिन के बारे में, तो सब कुछ हमने बनाया है। लेकिन हमने उपलब्ध नेचर से ही सब कुछ बनाया है, लेकिन नेचर को हमने नहीं बनाया। हमने नेचर से बनाया, नेचर को नहीं बनाया। नेचर से लिया है। नेचर से लिया है, जो बनाया वो नेचर से लेकर के बनाया। बिल्कुल। तो जब इतना है तो इस नेचर की में बनाई हुई जो चैन है, जिसमें एपेक्स प्रेडेटर ये जो 7 बिग कैट्स हैं, उनका कंजर्वेशन करना चाहिए। दुनिया के जो 97 कंट्रीज़ में हम बिग कैट्स कहते हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन, एशियन, लैटिन अमेरिकन। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो ग्लोबल साउथ हैं, इन्होंने जो प्रकृति की धरोहर को संभाल के रखा है, भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसके नेतृत्व करने का कार्य को शुरू किया है, और ये इसकी सबसे बड़ा उपलब्धि या सबसे बड़ा संकल्प भी है। मैं आऊँगा साउथ साउथ कोऑपरेशन पे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम गिर में हैं और प्री समिट का पहला जो लेग है आपने शुरू किया है गिर से, क्या संदेश जाता है? क्योंकि जैसे कहा कि गिर एक एग्जाम्पल है, शानदार हम देख पा रहे हैं ये जगह भी, तो क्या संदेश जाता है पूरे देश को, पूरे विश्व को? देखो, गिर ने एक जो संदेश दिया है, गिर ने ये संदेश दिया है जिसमें कहते हैं प्रकृति के साथ सहेज कर जीने का, प्रकृति को जीवन का आधार बनाने का, और इकोलॉजी और इकोनॉमी के बैलेंस का। इसके आसपास के क्षेत्र में हमने कृषि क्षेत्र में भी तरक्की करी है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में भी तरक्की करी है, पर्यटन के क्षेत्र में भी। यहाँ पर सोमनाथ जी यहाँ पर हैं, द्वारकाधीश यहाँ पर हैं। लेकिन इतना हमारी पर्यटन की संस्कृति, हमारी आर्थिक क्षेत्र की तरक्की, हमारी कृषि क्षेत्र की तरक्की, इतना करने के साथ भी जो हमारा नेचर है, उस नेचर का भी कंजर्वेशन करना। और इसलिए गिर कंजर्वेशन का और ये जो बिग कैट्स के संरक्षण का एक आइडियल जगह है। तो हमने सबसे पहले इसको शुरू भी करी, और हमारे जो विदेशी अतिथि भी आएंगे उनको भी हम गिर लाना चाहेंगे, ताकि वो सब आकर के ये जो कंजर्वेशन का एक बड़ा प्रयास जो प्रधानमंत्री जी के विज़न में किया और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संकल्प है, वो पूरी दुनिया में जाए। और इसलिए हमने ये प्री IBCA इवेंट भी यहाँ पर किया है। सर, IBC इवेंट की बात हो रही है, पहला IBC इवेंट, प्रधानमंत्री का सपना, विजन साकार होते हुए नज़र आ रहा है। पहला जब समिट होगा 1 जून को, क्या ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे? क्योंकि 95 कंट्रीज़ हैं, सबको एक साथ लाना आसान नहीं होता है। सबसे पहला कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी बैलेंस, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस की शेयरिंग करना, ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन करना, और बायोडायवर्सिटी के प्रति लोगों के मन में अवेयरनेस शुरू करना। इन अनेकों विषयों को लेकर के हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और 3 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन हेड ऑफ द स्टेट्स रहेंगे, प्रधानमंत्री जी का विज़न रहेगा, और फिर बाकी के जो 2 दिन के कॉन्फ्रेंस है उसमें टेक्नोलॉजिकल सेशन भी चलेंगे। और इसलिए इसमें हमने दुनिया भर के इस में काम कर रहे जो साइंटिस्ट हैं, जो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में काम कर रहे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको ऑब्जर्वर का स्टेटस भी हमने दिया, जिसे साइटिस को हमने दिया, UNDP को दिया है, तो उन लोगों को भी हमने ऑब्जर्वेशन, जो इस एरिया में काम करने में रुचि रखने वाले, कॉर्पोरेट फंडिंग करने वाले लोग हैं, और जो कम्युनिटीज़ हैं। और देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी आप देखते होंगे आजकल तो सोशल मीडिया बहुत चलता है। लोग अगर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो नेचर की फ़ोटोज़ को पसंद करते हैं नेचुरली। कोई आप किसी व्यक्ति का कितना दिखाओगे, लेकिन जो नेचर का जो फ़ोटो होता है, नेचर का जो अपना रूप होता है, वो उसका जो फ़ोटो, उसका जो लाइव होता है, लोग पसंद करते हैं। तो हम अच्छे फ़ोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट, उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। और हम अपना जो जीवन जीते हैं उसमें बहुत सारे गीत, कविता, हमने सब, हमारा इंस्पिरेशन सोर्स भी नेचर है, हमारा लाइफ जीने का बेसिक सोर्स भी नेचर है। तो हम जो साइंस में एडवांसमेंट कर रहे हैं, हम जो इकोनॉमी में एडवांसमेंट कर रहे हैं,
लेकिन हम इसको नहीं भूलना चाहिए कि साइंस और इकोनॉमी का एग्जिस्टेंस भी नेचर के कारण है। वो सबसे बड़ा संदेश है। हम बात करते सर, आपने कहा कि साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात की, क्योंकि ये जो फर्स्ट समिट है ये शायद वो छाप छोड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली डिक्लेरेशन की लोग बार बार बात कर रहे हैं। साउथ साउथ कोऑपरेशन प्रधानमंत्री का ये एक सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट भी है। कैसे इन सब चीज़ों को देखते हैं आईबीसीए के तहत? देखिए, दिल्ली डिक्लेरेशन मतलब नेचर कंजर्वेशन को लेके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेके, बिग कैट के माध्यम से अवेयरनेस को लेके हम एक होलिस्टिक अप्रोच का एक विज़न पेपर लेकर के आ रहे हैं। और जो कि दुनिया में इस प्रकार के 7 बिग कैट्स का एक पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है। उससे पहले पर्टिकुलर स्पीशीज़ को लेकर के कार्यक्रम हुए हैं। और 7 बिग कैट्स में 97 रेंज कंट्रीज़ तक हमने अप्रोच करने का काम किया है, उनको जोड़ने का काम किया है, उन तक ये बात पहुंचाने का काम किया है। तो ये अपने आप में एक यूनिक और दुनिया में एक अद्वितीय प्रयास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। और इसलिए इसका अभी हम लोगों ने सारे कंट्रीज़ के साथ, पार्टनर लोगों के साथ एक दिल्ली डिक्लेरेशन का एक पेपर सबमिट किया है, जिसको हम एक लास्ट में रेजोल्यूशन के रूप में लेकर के आने हैं। तो दिल्ली डिक्लेरेशन का उद्देश्य यह है कि मैंने जो आपको शुरू में बताया कि जो 97 हमारी कंट्रीज़ हैं, उसमें कंजर्वेशन के साथ साथ ग्रीन जॉब भी डेवलप हो, ग्रीन ग्रोथ भी डेवलप हो, इसमें जो टूरिज़्म की संभावना है वो भी बेहतर हो। तो ये देशों के एम्पावरमेंट, कंजर्वेशन की दृष्टि से तो है ही, लेकिन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की दृष्टि से, और ये ग्लोबल साउथ जो है मिलकर के इस तरक्की के मुकाम पे भी आगे बढ़े, ये भी इसका उद्देश्य। पूरा सर्कुलर इकोनॉमी आप लेके आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि सब चीज़ एक साथ ही कंबाइन है। ये ज़रूर जानना चाहेंगे सर कि भारत अभी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हम बात आप वापस आ रहे हैं उसमें, टेक्नोलॉजी नो हाउ जो है भारत के पास है। आज जिस तरीके से टाइगर कंजर्वेशन कहिए, लायन कंजर्वेशन कहिए, ये जितने भी बिग कैट के कंजर्वेशन भारत में हो रहे हैं, वहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। तो क्या आईबीसीए के माध्यम से क्या हम उन लोगों को, उन देशों को ऐसी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, या उसको एक जैसे मानक तरीके से निश्चित रूप से अभी इस क्षेत्र में और भी कई देश हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एकमात्र है, कई देश हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा एडवांसमेंट का काम किया है। और जिन्होंने भी किया है उसकी नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए और कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास है तो दूसरे के पास भी बहुत कुछ अच्छा उपलब्ध है। लोगों ने अपनी साइंस में, अपने वेटरनरी साइंस में, वाइल्ड लाइफ साइंस में और वाइल्ड लाइफ टेक्सोनॉमी में काफ़ी उन्होंने तरक्की करी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी काफ़ी इसमें काम किया है, साइंटिस्ट ने भी काम किया है, दुनिया भर में अच्छे इंटरनेशनल जर्नल भी इसके निकलते हैं। लेकिन सबका एक साथ आना और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना, और निश्चित रूप से कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के हम उनके साथ भी काम करेंगे। उनके जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस है उसको हम लेना चाहेंगे, और जो अपने बेस्ट नॉलेज है उसको भी हम शेयर करना चाहेंगे। नॉलेज तो शेयर करनी ही चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म उसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा फिर से आऊँगा दिल्ली डिक्लेरेशन पे, क्योंकि बहुत से जिनसे मैंने बात की, सब कह रहे हैं कि ये शायद एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग का जो समिट था 2010 में, उसके बाद पहली बार वो भी शायद सिर्फ लायन के लिए, टाइगर्स के लिए था, ये 7 बिग कैट्स के लिए है। तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे किन किन चीज़ों पे दिल्ली डिक्लेरेशन पे भारत या बाकी देश उसमें जो ज़्यादातर। इसके सारे उद्देश्य हैं उनको लेकर के एक साथ करने का डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन का ड्राफ्ट हम लोगों ने सर्कुलेट किया है। सब लोगों की कंसेंसस के बाद इसका एक बड़ा विज़न पेपर आना चाहिए, और मेरे को तो लगता है आगे भी होना चाहिए। ये एक ऐसा अनूठा क्षेत्र है जिसमें अभी पहल होनी चाहिए। देखिए, दुनिया में क्लाइमेट के विषय को लेकर के 3 बड़ी दुनिया की यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंसेस चलती है। UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो थ्रेट है, दूसरा UNCCD जो डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड है उसको लेकर के विषय चलता है, तीसरा बायोडाइवर्सिटी के लिए चलती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में क्लाइमेट एक्शन को लेकर के काफ़ी प्रोग्राम बनाए हैं। जैसे हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर के भारत ने उनके नेतृत्व में काम किया है। ऐसा ही कोalition फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, तो उसको लेकर के भारत ने दुनिया में एक अच्छे कोalition को लेकर के काम किया। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के मामले में लेड इट लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन,
उसको लेकर के काम किया। जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इंडस्ट्री किस प्रकार से ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करें। उसी प्रकार से जब भारत ने टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे किए और हम लोगों ने उसका कार्यक्रम कर्नाटक में किया 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन, तो प्रधानमंत्री जी ने इस परिकल्पना को आगे बढ़ाया कि हमें इसके साथ एक ऐसा क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें दुनिया के जो 7 बिग कैट्स हैं, जिसको आपने अभी शुरू में भी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो इस पूरे चैन में हाईएस्ट प्रेडेटर है, जो सबका एक तरीके से संरक्षक है, तो नेचर की जो चैन है, और इसके लिए भी कंजर्वेशन का काम होना चाहिए, प्रोटेक्शन का काम होना चाहिए, नॉलेज शेयरिंग का काम होना चाहिए, साइंटिफिक एडवांसमेंट का काम होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम होना चाहिए, ग्रीन जॉब का काम होना चाहिए, ग्रीन ग्रोथ का काम होना चाहिए, और इसका एक एक्शन प्रोग्राम बनना चाहिए, इसका एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। और उस प्लेटफॉर्म का जो विज़न पेपर है वही दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप में आपके सामने आएगा। और मैं मानता हूँ ये प्रधानमंत्री जी का एक विजनरी जो पूरा आइडिया है, इसको हम एक संकल्प के रूप में आने वाले 1 तारीख को इसका इनॉग्रेशन और 2 और 3 को टेक्नोलॉजी सेशन और उसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप से निकालेंगे। और फ्यूचर में क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोटेक्शन में बड़ी भूमिका निभाएगा। हाँ, क्योंकि आपने बात की बहुत बहुत सही चीज़, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपने बात की, आपने CDRI की बात की, ये सब भारत की पहल का एक नतीजा है। और हम देख पा रहे हैं कि एक तरह से भारत लीडरशिप रोल पे, हम जैसे विश्व गुरु की बात कर रहे हैं तो वो उस लीडरशिप रोल पे आ रहा है। एक चीज़ हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हम आ रहे थे यहाँ पे तो आसपास लोग भी बहुत हैं, गिर के आसपास लोग रहते हैं। क्या मानव वन्य जीव में जो एक संघर्ष, मैन वाइल्ड लाइफ जो एक संघर्ष की बार बार बात की जाती है, उसको किस किस हद तक भारत और गिर एक लेके आने। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ लोग ने इसको एग्जिस्टेंस को स्वीकारा है, लोगों ने इसको प्राइड के रूप में लिया है, लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस को लिया है। और देखिए मैं मानता हूँ कि वाइल्ड लाइफ का जो प्रोटेक्शन है, यहाँ लॉयन कई बार बाहर भी चला जाता है तो लोग बहुत संजीदगी से, अच्छे तरीके से, अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज के माध्यम से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से इसको बचाने का काम करते हैं। लेकिन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक चुनौती तो बनी है, दुनिया के सभी देशों में है, और ये टेक्नोलॉजिकल सेशन में भी बाकी लोग जगह पे क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इसको हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने जब पिछले बार प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर आए थे और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग करी थी, तो उन्होंने कहा था कि इसका एक अपने को सेंटर बनाना चाहिए। हमने सेंटर फॉर एक्सीलेंस इसका कोयम्बटूर में अब शुरू भी हम करने जा रहे हैं, और फ्यूचर में इसके लिए हम लोग अनेक उपाय भी करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा-सा वापस जाऊँगा, आपने चीता की बात की थी कि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी उस समय थे, हम लोग नामीबिया से लेके आ रहे थे चीता, तो एक भारत में, देश में एक अलग जोश था कि 7 दशक बाद चीता आ रहा है। और ऐसा ही सारे जितने बिग कैट्स की बात करें, अमेरिकन कंट्रीज़ में सब जगह पे लेपर्ड्स की पॉपुलेशन घट रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे लेपर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है। टाइगर्स 70% देश में है। ये जो चीज़ें, ये सारा का सारा जो 5 बिग कैट्स अभी भारत में है जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ किस हद तक हम लोग उसको और आगे लेके जा पा रहे हैं, क्या और बेंचमार्क रख रहे हैं, और किस तरीके से हम पूरे विश्व को एक एग्जाम्पल सेट करके दे पा रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पर जो भारत की जो ट्रेडिशनल परंपरा रही है कि हमारा को एग्जिस्टेंस नेचर के साथ रहा है, हमने नेचर के साथ अपने जीवन को बनाया है। और अगर आप अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो आपको, इवन जब मैं नेशनल पार्क्स में जाता हूँ, सेंचुरीज़ में जाता हूँ, तो सेंचुरी के हिसाब से कम्युनिटीज़ भी आइडेंटिफाई होती हैं। तो हम और नेचर कभी अलग अलग रहे हो ऐसा नहीं है, और इसलिए हमारा जो को एग्जिस्टेंस का एक ट्रेडिशनल वे रहा है, उसको लेकर के भारत ने काम किया है। हमारा जो वन मंत्रालय का मोटो भी है, प्रकृति रक्षित रक्षत। अगर आप नेचर को प्रोटेक्ट करोगे तो नेचर आपको भी प्रोटेक्ट करेगी। तो ये हमारे इथोस में है। हमारी जो प्रेयर भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो उसमें केवल ह्यूमन बीइंग के सुखी होने की कल्पना नहीं करी है, सर्वे मतलब सभी है। और इसलिए हमारे घरों की परंपरा में भी पक्षी को दाना, चींटी को आटा से लेकर के, और हाईएस्ट प्रेडेटर को भी हम लोगों ने उसको माइथोलॉजी में भी कई कहानियों में लिया है। लेकिन ये करने के लिए अब हमको जो नया ज़माना आया है, इसमें दोनों तरह की आवश्यकताएं हैं। हमें विकास के लिए भी रास्ता चाहिए और हमें प्रोटेक्शन के लिए भी रास्ता चाहिए। तो दोनों के एक बैलेंस अप्रोच को हमको लेके चलना पड़ेगा।
और इसलिए कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है जिसको लेकर के हमको काम कंजर्वेशन प्रोटेक्शन दोनों ही है सर। और ये भी एक बात बहुत सब जगह पे मानी जाती है कि भारत में और आसपास के देश में हम देख लेंगे, साउथ एशिया की बात करें, नंबर्स भारत सबसे ज़्यादा आगे है। क्या ऐसी चीज़ है जो भारत कर रहा है? मतलब आपने कही कि कम्युनिटी तो है, लेकिन जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे इको सेंसिटिव जोन्स एरिया हैं उनको हम मार्किंग कर रहे हैं। जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पे हम एक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के सिस्टम को चला रहे हैं और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम को हम एक साइंटिफिक रूप दे रहे हैं, अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिटी के साथ मिलकर के इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का एक मिशन लाइफ जो है वो देश में नहीं विदेशों में भी माना जा रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। IBCA में इस पे कितना जोर रहेगा? देखिए, सस्टेनेबल इकोनॉमी वो जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसको उपयोग करने का है। मिशन लाइफ को एक सर्कुलर इकोनॉमी तक नहीं जोड़ सकते। मिशन लाइफ की जो लाइफ स्टाइल है वो ये है कि सरकार के साथ साथ लोग अपने जीवन में भी इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को लेकर के आए कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो। वो टेक्नोलॉजी का विषय भी हो सकता है, वो अपने डेली हैबिट्स के कंजम्पशंस का भी विषय हो सकता है, वो चीज़ों के रीयूज़ का भी विषय हो सकता है। क्योंकि कब तक आप धरती को खोदकर ही उसका उपयोग करते रहोगे, जो हमारी चीज़ें हैं जो वो उसको वापस से रीयूज़ रिसाइकल नहीं करो, तो जो आज की शहरी सभ्यता है उसको लेकर के करना है। दूसरी तरफ नेचर का दिया हुआ जो अद्भुत उपहार है, नेचर के जो डिफरेंट, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ पर बर्फीली जगह है वहाँ पर अलग तरह की वनस्पति है, जहाँ पर ड्राई एरिया है वहाँ पे अलग तरह की वनस्पति है, जो समुद्री एरिया है वहाँ अलग तरह की वनस्पति है। तो ये तो जिस प्रकार का नेचर होता है उसी प्रकार का फ्लोरा और फोना वहाँ पर होता है। इसका कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन करना, इसका जो वाइल्ड लाइफ का कंटेंट है और उसका जो एक लाइफ सिस्टम है, रियल लाइफ सिस्टम है, उसका प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी है। जहाँ इसलिए एक तरफ कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिसको हम मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं उसके रिसाइकल और रीयूज़ पे काम कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बीच का विषय है वो मनुष्य का अपना जीवन है। इसलिए अपने जीवन में हम केवल सब कुछ भोग करने के लिए नहीं करें, हम कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को भी लाइफ में डेवलप करें जो फ्यूचर में हमारे कंजम्पशन पैटर्न को कंट्रोल करे, जो फ्यूचर में हमारे रिसाइकलिंग को कंट्रोल करे, जो केवल हमारे ऊर्जा के सही उपयोग को हम किस प्रकार से करें। तो वो केवल उपयोग कंजम्पशन का नहीं होना चाहिए, उसमें साइंटिफिक एडवांसमेंट में भी होना चाहिए। पर्सनल बिहेवियर में ये जब चीज़ आएगी तो चीज़ आगे बढ़ेगी। और इसलिए हम कई बार कहते हैं कि हम सिविल साइंस की बात करते हैं, सिविल रूल्स की बात करते हैं, सिविक सेंस की बात करते हैं। उसी प्रकार से हमें एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस पे भी आगे जाना होगा और मुझे लगता है प्राथमिक रूप से मिशन लाइफ उसका एक बहुत बड़ा मिशन है। आखिरी सवाल सर, क्योंकि पहला समिट है, इनॉग्रल समिट है, सबकी निगाहें भारत पे, पूरे विश्व देख रहा है। ये जो आपने ऑब्जेक्टिव बता दिए, गिर नेशनल पार्क से क्या मैसेज जाएगा पूरे विश्व को? वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, जो पीएम साहब ने G20 में दिया था। हमारा अपना एग्जिस्टेंस नहीं, सबके साथ हमारा एग्जिस्टेंस है। हम नेचर से ऊपर नहीं है, नेचर हमारे लिए है, लेकिन वो हम उसके ऑनर नहीं, हम उसके ट्रस्टी हैं। और मुझे लगता है कि ट्रस्टीशिप को जो गांधी जी ने पूरे दुनिया को एक मंत्र दिया है, उसका एग्जीक्यूशन रूप जो करने का समय है, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सबसे बड़ा संकल्प है जो दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप में भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, बता रहे थे कि वन अर्थ वन वर्ल्ड वसुदेव कुटुंबकम का नारा यहाँ से, गिर नेशनल पार्क से, पूरे विश्व को यहाँ से। मैं तापस भट्टाचार्य लेता हूँ आपसे इजाज़त। दूरदर्शन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।